Dear students, this is the second session, and this we will understand how business strategy transform into or translated into a logistics strategy. So the session's name is Business and Logistics Strategy, and now we are starting our first unit, that is business strategy. What is business strategy? We have already learned that there are few rights of logistics. हमने 6 राइट्स पढ़े थे, जिनमें से हमने देखा था कि हमें राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंचानी है विद द राइट कॉस्ट, और इस तरह के एक राइट और भी था। अगर हम टोटल सप्लाई चेन के राइट्स की बात करें तो बहुत सारे राइट्स हैं, हमें बहुत सारे काम सही तरीके से करने हैं। वी हैव टू डू एवरीथिंग राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट टू आवर कस्टमर, इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैक्सिमम वैल्यू टू आवर कस्टमर। तो अगर हम इन राइट्स की को अगर क्विकली पढ़ें, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में नॉर्मली हम पढ़ के आते हैं, द राइट प्रोडक्ट, वी नीड टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी, इन द राइट कंडीशन, एट द राइट कॉस्ट, फ्रॉम द राइट सोर्स, थ्रू द राइट चैनल्स, विद द राइट पेपर वर्क, यूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी। और ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, और भी हो सकती है। कुछ किताबों में इससे कहीं कम आपको मिल रहे होंगे, मैंने इसको जमा करके आपको और ज़्यादा किया, इन शॉर्ट अगर मैं समरी करूं तो हमें पूरी सप्लाई चेन की राइट स्ट्रेटजी बनानी है। तो लिहाजा स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी राइट स्ट्रेटजी क्या होगी उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मामला क्या है, स्ट्रेटजी बनाना क्यों ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारी चेन्स, यानी कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कंपटीटर ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मगर सर्वाइव कौन करता है? जो स्ट्रॉन्गेस्ट चेन हो। तो एक तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला है। और कौन सर्वाइव करता है? जिसकी स्ट्रेटजी जो है वो करंट हो, अपडेटेड हो, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज हो जो मार्केट में प्रिवेल कर रही हो, कंडीशंस के मुताबिक हो। स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, जो कि हमारा स्टार्टर था। व्हाट इज what is strategy? Strategy is a general plan to achieve one or more long-term or overall goals under uncertain conditions. ठीक है। स्ट्रेटजीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हम इकोनॉमिक्स के रूल पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि द रिसोर्सेज आर स्कार्स, यानी कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसको हम ऑप्टिमली यूज करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैक्सिमम वैल्यू टू आवर कस्टमर। अगेन स्ट्रेटजी जनरली इन्वॉल्व क्या क्या करते हैं, जो हम पहले सुन चुके थे कि सेटिंग द गोल्स, डिटरमिन द एक्शन टू अचीव दोज गोल्स, एंड फिर अकॉर्डिंगली मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को कि किस तरीके से, जो कि हमने पोल का फंक्शंस के अंदर भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या काम कर रही होती है, बेसिकली उन्हीं स्ट्रेटजीज को डेवलप करके उनको एग्जीक्यूट कर रही होती है और फिर उसको कंट्रोल कर रही होती है, अश्योर कर रही होती है। सिमिलरली द स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट्स द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फर्म, यानी कोई फर्म जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी की बेस पे कर रही होती है। उसकी स्ट्रेटजी ही रीजन होती है उसकी एग्जिस्टेंस का इन द मार्केट। अदरवाइज खराब स्ट्रेटजीज होंगी तो मार्केट से ऑटोमेटिकली पैरिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, और उसके राइवल्स उस पर एज ले लेंगे। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको अपने राइवल्स पर एज दे रही होती है, उस पर सबकत दे रही होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कितने तरह की स्ट्रेटजीज या डिसीजंस होते हैं, तो 3 लेवल्स होते हैं। होपफुली ये पहले भी आपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्मली हम कहते हैं कि कम से कम 1 साल से दूर की जो प्लानिंग होती है, और कुछ किताबों में कहते हैं कि कम से कम 2 साल से ज़्यादा की जो प्लानिंग होती है, इसको हम स्ट्रेटेजिक लेवल की प्लानिंग या डिसीजंस कह रहे होते हैं। टेक्निकल लेवल की प्लानिंग हम नॉर्मली 1 साल से कम और 6 महीने से ज़्यादा की प्लानिंग को कह रहे होते हैं। और ऑपरेशनल लेवल के डिसीजंस जो होते हैं या प्लानिंग जो होती है, वो डे टू डे लेवल पर जो आप कन्फ्रंट कर रहे होते हैं ऑपरेशनल बेसिस के ऊपर, जो बिल्कुल आप फेस कर रहे होते हैं कस्टमर के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर, उसको हम ऑपरेशनल डिसीजंस या प्लानिंग कह रहे होते हैं। ठीक है। जैसे मतलब से वाज़ेह कि स्ट्रेटजी के अंदर हम जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमारे पास डिटेल्स भी अकॉर्डिंगली होंगी। हम ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिसीजंस ले रहे होंगे, बहुत बारीकी या बहुत ज़्यादा इसके अंदर हैवी कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगी, जो कि ऑपरेशन लेवल पे आ रहे होते हैं कि रोज़ की बेसिस पे एक नई कहानी है, आज हड़ताल हो गई, आज बारिशें हो गई। तो ऑपरेशन लेवल पे ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड किस्म की डिसीजन मेकिंग हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेटजिक लेवल पर। ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो आपके पास कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजिक रोल पे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट। कुछ लोग होते हैं जो टैक्टिकल डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। और अकॉर्डिंगली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑपरेशन लेवल के काम कर रहे होते हैं, जो कि रोज़मर्रा के सुपरवाइजर्स होते हैं, जो रोज़ के रोज़ डिसीजंस ले रहे होते हैं कि यार ये सिचुएशन हो गई है तो यूँ कर लो। ठीक है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी,
टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि मिशन स्टेटमेंट होता है हर कंपनी का कोई ना कोई। वो मिशन स्टेटमेंट जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड गोल्स को डिफाइन कर रहा होता है कि हर कंपनी किस तरफ जाना चाहती है, इस कंपनी का मकसद क्या है। उस कंपनी के मकसद को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को डिवाइस किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उस मिशन को किस तरह से अचीव किया जा सके। अकॉर्डिंगली हो सकता है उस कॉर्पोरेट के अंदर मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स हों जो कि मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे हों। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं कि अगर हम बात करते हैं हाउस ऑफ हबीब की, तो हाउस ऑफ हबीब के मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स हैं। कोई गाड़ी बना रहा है, कोई प्लास्टिक की चीज़ें बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। लाइक वाइज अगर हम DHL की बात करें तो DHL के भी मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स हैं। कुछ एक्सप्रेस से डील कर रहे हैं, कुछ ग्लोबल फॉरवर्डिंग से डील कर रहे हैं जो कि आपका बाई सी फ्रेट होता है। उनके अलग कुछ और बिजनेस यूनिट्स भी मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंगली यही कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पे डाउन द लेन बिजनेस स्ट्रेटजी की तरफ जो कि ट्रांसलेट हो रही होती है। और एंड अगेन अगर हम किसी एक बिजनेस यूनिट की बात करें या बिजनेस की बात करें या किसी एक कंपनी की बात करें तो उसमें मल्टीपल फंक्शंस होंगे। कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? मार्केटिंग फंक्शंस हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स फंक्शन हो सकता है, फाइनेंस की टीम हो सकती है, फाइनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं इसके अंदर, वगैरह वगैरह वगैरह, HR के फंक्शंस हो सकते हैं। तो ब्रॉडली वैसे हम मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस को कहते हैं कि बहुत की फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अकॉर्डिंगली फंक्शनल स्ट्रेटजी बन रही होती है, यानी कि ट्रांसलेट हो रही थी ऊपर से नीचे डाउन द लेन। ऊपर पहले ये बना, उसके बाद डाउन द लेन चीज़ें आई जा रही हैं। ठीक है, तो फॉर ईच फंक्शन ये हम बना रहे होते हैं। अब अगर हम लॉजिस्टिक्स के फंक्शन पे वापस आएँ तो लॉजिस्टिक्स का मिशन क्या होता है? द मिशन ऑफ लॉजिस्टिक्स इज टू कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पोरेट एम। जो कॉर्पोरेट ने अपना एम और ऑब्जेक्टिव या मिशन बनाया हुआ है उसको फॉलो करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना। किस तरीके से? बाय मूविंग द मटेरियल नीडेड बाय प्रोडक्शन इनटू द कंपनी। जो माल कंपनी में आ रहा है वो चीज़ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से। मूविंग वर्क इन प्रोग्रेस विद द कंपनी, यानी जो विद इन द कंपनी काम हो रहा है उसकी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। एंड मूविंग फिनिश प्रोडक्ट आउट ऑफ द कस्टमर, आउट टू द कस्टमर, यानी कि जो चीज़ फाइनल बन रही है उसको कस्टमर तक पहुंचाने को भी हम कहते हैं। ये तीनों जो काम है जो कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम देखें तो एक्सटर्नल सप्लायर से जो माल इन हो रहा होता है उसको हम इनबाउंड बोलते हैं। ये पहला वाला हिस्सा है। जो माल आपके पास बाहर जा रहा होता है, जो विद इन द कंपनी मूव कर रहा है उसको हम मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो माल आपके पास फिनिश फॉर्मेट में बाहर कस्टमर के पास जा रहा होता है उसको हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कह रहे होते हैं। तो थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक की जो लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज़ हैं ये सब आपको, ये सब ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो कि फर्म की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को कंट्रीब्यूट करे। अच्छा, अब क्या है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वी एम टू गिव अ रिस्पॉन्सिव, हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव की डेफिनेशन बहुत वास्ट है जिसको हम आगे जाके समझेंगे। रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज दैट कंप्लीटली सेटिस्फाइज आवर कस्टमर बोथ गोल्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कस्टमर्स दोनों तरह के होते हैं। इंटरनल कस्टमर्स अलग होते हैं, जाहिर सी बात है ये इसको माल दे रहा होगा तो ये इंटरनल कस्टमर और सप्लायर वाला गेम चल रहा होगा यहाँ पे भी। ये यानी हर बंदा जो माल किसी से ले रहा है वो कस्टमर है, जो माल प्रोवाइड कर रहा है वो सप्लायर है। ये विद इन द कंपनी भी हो रहा होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम फर्दर समझेंगे जब हम एक्चुअल क्लास में होंगे।